बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा दूसरा ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हम पुराने यानी कल के ऑनलाइन लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, आज भी हम मज़ीद उनकी दो क्रिस्टलाइन सॉलिड की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपने कल पढ़ी ज्योमेट्रिकल शेप। मैंने आपको बताया कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड उसमें एटम की अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट या आयंस की अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि वो कोई बाकायदा ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। ये ऐसी शेप्स हैं जो आप मैट्रिक में भी ड्रॉ करते रहे हैं, जिसमें आप मैथ में आपने ख़ास तौर पर ज्योमेट्रिकल जो शेप ड्रॉ की थी उसी तरह की शेप्स बनती हैं। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्कस की थी वो थी मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या होता है कि फिक्स होता है। इस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो किसकी मदद से कर सकते हैं? मेल्टिंग। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो पहचान है हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी आज की जो बहुत अहम प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या होती है? देखें, जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को लाइक आप सोडियम को लाइट को अगर आप तोड़ें तो आप देखेंगे कि वो एक खास प्लेन का एंगल बनाते हुए टूटती हैं। ठीक है। और वो जो एंगल, जो खास एंगल बनता है, जिस प्लेन में ये टूटती हैं उसका दूसरी प्लेन के साथ एक स्पेसिफिक एंगल बनता है, और वो जो स्पेसिफिक एंगल होता है वो हर सॉलिड के लिए डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लीवेज प्लेन है इसका अगर आप एंगल मालूम कर लें तो हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहचान कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो आइए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें। क्या लिखी हुई है आपके बुक में? जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ते हैं तो वो एक खास प्लेन में टूटते हैं, एक खास सीध में टूटते हैं, और वो प्लेन जिस सीध में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटते हैं इन्हें क्लीवेज प्लेन कहते हैं। और वो जो क्लीवेज प्लेन है वो एक दूसरे के साथ एक खास किस्म का एंगल यानी ढलमान बनाती हैं। इंक्लाइंड लिखा हुआ है कि दे आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट डेफिनेट एंगल। डेफिनेट की जगह पे आपकी बुक में पर्टिकुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब है मखसूस, कि हर क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब तोड़ा जाता है तो वो एक खास इंक्लाइन प्लेन के साथ टूटता है, यानी एक खास इंक्लाइन एंगल के साथ टूटता है, और उस एंगल से हम कंपाउंड की पहचान भी कर सकते हैं। ये एंगल जो प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है जिसमें किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा जाता है वो सॉलिड टू सॉलिड क्या करता है? वेरी करता है। कि अगर एक सॉलिड में इस इंक्लाइंड एंगल की वैल्यू कुछ और है तो दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की इस इंक्लाइंड एंगल की वैल्यू क्या होगी? कुछ और होगी। तो बाकी इसके आपकी बुक में इसके बारे में इतना कुछ लिखा हुआ था, आपने इसी को ही एक दफ़ा देख लेना है। एक तो मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम तोड़ते हैं तो वो एक खास प्लेन में टूटते हैं। प्लेन का मतलब होता है सीध में, और वो प्लेन जिसमें ये टूटते हैं उसे क्लीवेज प्लेन कहते हैं। और वो जो क्लीवेज प्लेन है जब टूटती है तो एक खास एंगल बनाकर, एक दूसरे के साथ एक खास एंगल बनाकर टूटती हैं, और उस एंगल की वजह से हम लोग किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहचान भी कर सकते हैं, और ये हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी विच इज नोन एज एनिस्ट्रोपी। एनिस्ट्रोपी क्या होती है? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टल की शक्ल में होता है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। किस बेस पर? उनके एटम्स की डायरेक्शन के बेस पर। जिन एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर ये कोई सॉलिड बना है उसकी डायरेक्शन की बेस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी तब्दीली आती है, वो वेरी कर जाती हैं।
और इन प्रॉपर्टीज को जो एटम की डायरेक्शन की वजह से वेरी करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में हैं, यही वो एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे और वो पहली है डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 10th क्लास के फिजिक्स की बुक में आपने ये पढ़ा हुआ है। और उसमें देखें जब एक खास डायरेक्शन में एटम्स होंगे तो जब रोशनी पड़ेगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करेगा, वेरी करेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी करेगा डायरेक्शन की वजह से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर सॉलिड का डिफरेंट होता है और एक ही सॉलिड का मुख्तलिफ डायरेक्शन ऑफ एटम की वजह से भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो किसी एक सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वेरिएशन है ये एनिस्ट्रोपी के जुमरे में आएगी और ऐसी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब एटम के अरेंजमेंट की वजह से जब आप इन्हें गर्म करेंगे तो उनका फैलाव भी क्या होगा, डिफरेंट होगा और जिससे उनका एक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर नंबर 9th और फिजिक्स की बुक है और क्लास है 9th, इसमें भी आपने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा हुआ है कि खास टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम में कितना इजाफा होता है और लंबाई में कितना इजाफा होता है, वो सारी चीज़ें एक खास एटम की अरेंजमेंट की वजह से होती हैं। अगर एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो इनकी एक्सपेंशन भी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यही वजह है कि ये प्रॉपर्टी भी एटम की डायरेक्शंस की वजह से, आयन्स की डायरेक्शन की वजह से और मॉलिक्यूल की डायरेक्शन की वजह से क्या कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है बिजली गुजारने की सलाहियत, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हीट गुजारने की सलाहियत। अब आपको पता है कि बिजली और हीट की ट्रांसफर का वाहिद जरिया इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें ये इलेक्ट्रॉन अब एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से, जैसे आपके बुक में आपने पढ़ा हुआ था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर इसकी दो लेयर्स पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनमें कुछ खाली जगह बच जाएंगी जहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो हम कहेंगे कि इसमें से करंट बह गया है। तो ये कब होगा, एटम की उस डायरेक्शन में जब लेयर्स क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। लेकिन अगर यही लेयर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए, जस्ट लाइक दैट, परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपस में कौन सा एंगल बनाए, 90 डिग्री का, तो फिर इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मुश्किल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि करंट गुजरना भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन की वजह से, अरेंजमेंट ऑफ एटम के डिफरेंट होने की वजह से डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। डायरेक्शन ऑफ एटम डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो वेरी कर गई और इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सम क्रिस्टलाइन सॉलिड वेरी करती है ड्यू टू दिस डायरेक्टिव इफेक्ट की वजह से। दैट डायरेक्टिव इफेक्ट विल वेरी द प्रॉपर्टीज, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो सबसे ज्यादा वेरी करती है, वो हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी बिजली गुजारने की सलाहियत। इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि जब एक सिरे से आप कुछ चीज गर्म करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इस तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन को। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि जैसे इसमें नहीं मिलता, इसमें उसको दरमियान में खाली जगह थोड़ी बहुत मिल जाती है पैरेलल जब लेयर्स होती हैं। ग्रेफाइट के एटम की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि जब वो पैरेलल लेयर्स बनाते हैं तो आपको खाली जगह मिल जाती है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रिक करंट भी गुजर जाता है और हीट भी इसमें से गुजर जाती है। लेकिन अगर यही एटम के अरेंजमेंट परपेंडिकुलर हो तो ये आपस में
इस तरीके से जुड़े होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, बिजली गुजारने के लिए और हीट गुजारने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एटम की वजह से जो प्रॉपर्टी डिफर करती हैं, दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग अभी पांचवी और आज के लिए तीसरी प्रॉपर्टी वो भी डिस्कस करेंगे, और वो कौन सी है, वो है प्रॉपर्टी, पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी सिमेट्री। सिमेट्री जो है इसका मतलब होता है एक जैसापन। एक जैसापन क्या होता है? एक जैसापन का मतलब ये होता है कि जब क्रिस्टल्स अपनी शक्ल बना रहे होते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे होते हैं, तो उनके कुछ एंगल्स, कुछ फेसेस और कुछ प्लेन्स रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। अगर आप उन्हें 360 डिग्री पर क्या कर दें, घुमा दें, 360 पर घुमाने पर अगर कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो जाए, जस्ट लाइक दैट, कि अगर आप अपना चेहरा कैमरे के सामने रखें और अपने आप को 360 घुमाएं, तो आपका 360 घुमाने के बाद आपका चेहरा दोबारा फिर कैमरे के क्या आ जाए, सामने आ जाए, तो इसका मतलब है आप में सिमेट्री मौजूद है। यही वजह है कि क्रिस्टल्स की जो शेप बनती हैं उनमें भी सिमेट्री मौजूद होती है, यानी उनकी भी रेपिटेशन होती है, उनके एंगल्स की, उनके फेसेस की और उनके प्लेन्स की भी रेपिटेशन होती है। और वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होती है? क्योंकि उनमें सिमेट्री पाई जाती है, यानी एक जैसापन पाया जाता है। जब आप उसे 360 डिग्री के एंगल पे घुमाएंगे तो ये क्रिस्टल दोबारा अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, अपनी शेप को रिपीट करेगा, एंड दिस रेपिटेशन इज नोन एज सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, और आगे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिमेट्री को चेक करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री चेक करने के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह दूसरा इसका एलिमेंट जिससे हम किसी भी कंपाउंड की सिमेट्री को, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिमेट्री को चेक कर सकते हैं, वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलावा और जो तीसरा फैक्टर है वो होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री तीसरा एलिमेंट है जिससे हम किसी भी कंपाउंड की सिमेट्री को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम सिमेट्री के एलिमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे इन तीनों का ही जिक्र है, तो मैं इसीलिए इनको तीनों को ही बताऊंगा। अब इसकी डिटेल आपके बुक में नहीं है, तो आप इसको इतना ही रखते हैं। एक्सिस का मतलब होता है दरमियान में से गुजरने वाली लाइन, प्लेन का मतलब